हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी में चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा क्या है? गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास 6 का हिस्ट्री में चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट कर लिया है, 1 to 7 सॉरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ हमने जो है सभी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए लेके आए हैं, ताकि जो है हर बच्चा इसको रीड करके एक बार सुन करके, रीड करके नहीं, जिसके पास टाइम नहीं होता है रीड करने का, बुक पढ़ने का, या जिनके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है, मान लो एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको आपको क्या करना है, मान लो आप काम कर रहे हैं, बिजी हैं, बिजी शेड्यूल है, महिलाएं वगैरह जो होती है वुमेन, वो काम कर रही हैं, घर के काम में बिजी हैं, तो क्या कर सकते हैं, हेडफोन लगा करके इसको जस्ट सुन सकते हैं। ठीक है, इसको सुनने का मैंने आपको हर बार बताया कि 2 बार सुनना है, एक बार नॉर्मल की स्पीड में, एक बार 2 की स्पीड में, जिससे कि आपकी चीज़ें जो है पक्का हो जाए, क्योंकि एक बार में जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो दूसरी बार में क्लियर हो जाएगा। सो ज़्यादा समय बिताए बिना शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, गांव, शहर और व्यापार। किस तरह से गांव था, क्या काम होता था, शहरों का किस तरह से विस्तार हुआ, कौन से व्यापार किया करते थे, इस सब के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर क्या है कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर के बारे में दे रखा है कि लोहार की दुकान पर क्या क्या चीज़ उन्होंने देखा, क्या क्या चीज़ उन्होंने किया और क्या चीज़ बेचे जाते हैं वहाँ पे, इन सब की चीज़ों में। चलो शुरू करते हैं कि प्रभाकर लोहार का काम करते देख रहा था। एक छोटी सी जो है बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि लोहे के औजार और खेती, कि लोहे का औजार कैसे बनता है और उस औजार से खेती किस तरह से की जाती है, इसके बारे में चीज़ें जो है यहाँ पर दिया गया है। सो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात माना जाता है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप जीवन में देखोगे, लाइक दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई, या कोई भी सामान हो गया, ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास जो है लोहे के द्वारा ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ का हिस्सा हो गया है। चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए या पिलर देने के लिए हमें लोहे का यूज़ करना पड़ता है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ था। कब? 3,000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। हमने महापाषाण कब्रों के बारे में, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है इससे पहले वाला, तो मैं आपसे फिर आग्रह कर रही हूँ कि आप क्या करिएगा, इससे पहले की वीडियो को जाके एक बार गो थ्रू कीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, सो महापाषाण वाले जो कब्रों को हमने खोदा, वहाँ से हमें लोहे के औजार और बड़ी संख्या में हथियार भी मिले थे ना। हाँ, तो इसके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो करीब 250 साल पहले क्या लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें मिला है। कहाँ? कब्रों में, या फिर वहाँ के जो गुफाएं थे जहाँ पर लोग रहा करते थे, उन सब के पास। यहाँ आप लोहे के औजार को देख सकते हैं किस तरह से है, यहाँ चित्रित हैं। औजार के सूची में इन चित्रों के नाम सुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी। इसे हम बोलते हैं सड़सी, नीचे वाले को। ठीक है, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। वो बना सकते हो आप। खिड़की हो गया, ठीक है, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, हमारे कई बर्तन भी लोहे के बने होते हैं। चूल्हा जो है स्टील का, कहने का स्टील का रहता है, लेकिन वो भी लोहे, उसमें भी लोहे का मिक्सर होता है। ठीक है, बाल्टी हो गई, कई सारी चीज़ें होती है। कूलर हो गया, हमारा लोहे का ही बना रहता है, चतरे का यूज़ करके। सो यहाँ पे देखो, हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी, ये 3 चीज़ जो है दे रखे हैं चित्र इनका। अब यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल भी शामिल है, जो उस समय हमें मिला था। अध्याय 5 में भी हमने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लोहे के फाल का इस्तेमाल करके कृषि किया करते थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, जस्ट उस लिंक पर जाना है, आपको वो वीडियो बस सुनना है, पढ़ना भी नहीं है, सुनना है। बस 2 बार आपको पढ़ना है, सुनना है। ठीक है, पढ़ना नहीं है, 2 बार सुनना है। कैसे सुनना है? एक बार हमारा नॉर्मल की स्पीड में, एक बार हमारा क्या नॉर्मल की स्पीड में, और दूसरी बार हमारी क्या 2x की स्पीड में। 2x की स्पीड में करके आपको सुनना है। चीज़ें आपको पक्का हो जाएगा, दोबारा आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बात आप मानिए, 100% ये सच है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े बिना अगर आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आप भूल में हैं। चलो आ जाओ। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या था? पहला हमारा क्या था? सिंचाई करना। ठीक है, पहला हमारा सिंचाई था।
चलो एक एक करके देखते हैं। समृद्ध गाँवों के जो बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गाँव कैसे बिना राजा और उनके राज्य के रह सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक कोई शासन करने वाला, जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तब तक जो है वो राज्य विनाश की ओर जाएगा। तो वही बोल रखा है कि समृद्ध गाँवों में जो है बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बने रहना बहुत ही मुश्किल था। जिन तरह कृषि में जो है विकास के लिए नए औजार और रोपाई, हमने अध्याय 5 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप जाके उसे देख सकते हैं। सो महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी हमारे काफ़ी ही उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए कुएं, नहर, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। कहाँ से? कुओं से लोग पानी सिंचाई का यूज करते थे, नहरें बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, कृत्रिम जलाशय भी बनाए जाते थे। कई जगह पानी नहीं होता था अवेलेबल, तो वहाँ पर जैसे कि हमारा राजस्थान एरिया हो गया, वहाँ पर हमारा कृत्रिम जो है पानी की व्यवस्था की जाती थी। या हरियाणा हो गई, हरियाणा में भी कई जगह पानी नहीं उपस्थित है। और आप मानोगे नहीं, अभी के टाइम में क्या होता है, हरियाणा में जो है इतनी खेती किया गया है, इतना पानी ट्यूबवेल की ओर द्वारा निकाला गया है कि वहाँ पर भी पानी की कमी हो गई है ज़मीन में। अब देखो दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में अगर देखो तो अब हर जगह क्या हो रहा है, सीवर की व्यवस्था हो गई है। अब हर जगह अगर सीवर बैठेगा, मान लो अब हर जगह क्या हो रहा है कि सीवर बैठ गया, अगर हर जगह सीवर लग गया है तो क्या करेगा, पानी जो है अब ज़मीन में ना जाकर क्या होगा, डायरेक्ट बड़े वाले नाले में जाके मिल जाएगा। अब धरती में पानी जाएगा ही नहीं, तो ऑफकोर्स धरती का पानी तो कम होएगा है ना। यही चीज़ आप देखना, कुछ दिनों के बाद दिल्ली में भी पानी की किल्लत 100% देखने को मिलेगा। हालांकि जो है हमारा ये डाबरी हो गया, विजन क्लेव हो गया, इन सब एरिया में तो अभी भी पानी की किल्लत है। वहाँ पर पानी ज़मीन में से मीठा, मतलब कि नॉर्मल पानी ऐसा नहीं आता कि हम उससे कपड़े भी धो सके, बहुत गंदा पानी आता है, कड़वा सा और चिपचिपा सा। चलो आ जाओ, इस चार्ट में हमने क्या देख रखा है कि चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान पर ये सही वाक्य भरो। क्या क्या है? लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि जब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पाद बढ़ाना पड़ा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है खाली स्थान, इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, सो चलो भरो। सो यहाँ खाली स्थान है, हमें क्या करना है, इस लाइन को देख के यहाँ पर फिल करना है। तो देखो क्या है, पहला हमारा कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थी। ठीक है, राजा को सेना बनाना था, महल बनाना था, किले बनाने थे, इसके लिए उनको क्या चाहिए था, धन चाहिए था। तो वे क्या करते थे, धनों के लिए किसानों पर कर लगा देते थे। अब कर तो लगा दिया, लेकिन कर लगाया तो कर अदा करने के लिए क्या करते थे, किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ता था। तो कर लगाने के लिए किसान को क्या करना पड़ता था, उत्पादन को बढ़ाना पड़ता था। तो जब ये उत्पादन बढ़ाए तो कैसे बढ़ा सकते थे, आपको उन्हें सिंचाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सिंचाई से ही ये चीज़ संभव हो सकता है। तो सिंचाई के लिए क्या किया राजा ने, सिंचाई के लिए क्या किया जो है, सो हमने देख लिया कि राजा को पहले सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, तो वो किसानों से कर लेते थे। जब वो किसान से कर लेते थे तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा। तीसरे नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं पूरा, फिर हम दोबारा से एक बार ये देख लेते हैं। देखो सो ये हो गया हमारा। सो राजा को क्या करना था, राजा को सेना और महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, तो वो किसानों से कर लेते थे। अब कर को अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ता था। तीसरा नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। सो कर अदा करने के लिए किसान को उत्पादन बढ़ाना था। उत्पादन बढ़ाने को कैसे कर सकते थे, सिंचाई के द्वारा। अब सिंचाई जो करना था, ठीक है, सिंचाई के द्वारा उत्पादन को बढ़ा सकते थे। तो क्या करना, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो 5वें नंबर पर हमारा ये आ जाएगी, राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। उसके बाद छठा हो जाएगा हमारा ये, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता जो है घट गई। छठा हमारा ये हो गया। फिर 7वां हमारा होगा कि कृषि में जो है उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। और लास्ट में हमारा हो जाएगा लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। फिर लोगों ने क्या किया, मेहनत किया। आज जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गाँव में कौन लोग रहते थे। चलो देखते हैं कौन लोग रहते थे। सो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कौन कौन से थे, तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को हम क्या बोलते थे, वेलल्ला। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि तमिलनाडु में जो बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था, तो वेलल्ला कहा जाता था। जो साधारण हलवाहों को क्या बोलते थे, उणवार। जो साधारण हलवाहे थे उनको क्या बोलते थे, उणवार। और भूमिहीन जो मजदूर थे उन्हें क्या बोलते थे, दास कड़ेसियार और आदिमई कहलाते थे। दास कड़ेसियार और आदिमई कहलाते थे। सो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो भी था उसे हम बोलते थे ग्राम भोजक। जो उत्तरी हिस्से में, जो हमारा नॉर्थन एरिया है, यहाँ वाले हिस्से में जो भी गांव का प्रधान होता था हम उसको क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे।
थे, क्योंकि अपने पर वंशानुवासी वाला चीज़ था, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग रहेंगे बने हुए, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ठीक है, दादा बेटे बाप यही सब चलते रहते थे। जो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली होने के कारण ही प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें से ही सौंप देते थे। ये जो है न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। यही जो है डिसीजन भी लेते थे। कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसका सॉल्यूशन भी यही लोग करते थे, और पुलिस का भी काम कभी कभी यही करते थे ग्राम भोजक में। ग्राम भोजक के अलावा अन्य कई स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें हम गृहपति कहते हैं। जैसे जो लोग ग्राम भोजक की ज़मीन पर काम करते थे वो तो सेवक हो गया, ठीक है, इनके दास हो गए, ठीक है, या कह लो कर्मचारी जो इनकी ज़मीन पर कृषि करते थे। लेकिन कई ऐसे भी थे किसान थे जिनकी अपनी भूमि थी, अलग अपना भूमि होता था, उन्हें हम बोलते थे गृहपति। ठीक है, इनमें क्या ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जैसे दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक है, अधिकांश गाँवों में जो लोग थे, लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गाँव में लोग जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल की रचनाएं क्या थी? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें जो है संगम इसलिए कहा गया क्योंकि इनके जो मदुरे जो थे कि कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आहत सिक्के क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? सामान्यतः ये आयताकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे आयताकार के होते हैं और कभी कभी वर्गाकार भी होते हैं। सॉरी, गलत मैंने कर दिया। आयताकार ऐसे होते हैं और कभी कभी जो है वर्गाकार भी होते हैं, इस तरीके से। ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन जो है सिक्कों पर कुछ लिखा भी होता था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो थे, मतलब निशान कुछ थे, ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। मतलब कि ठोक के पीट के जो है निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के कहाँ पर? उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक इसका जो है प्रचलन में था। ईसा मसीह की आरंभिक सदियों तक। यहाँ आप आहत सिक्कों के देख सकते हैं किस तरह से जो है उंडेला गया है, कुछ जैसे लग रहा है कुछ निशान जो है उभारा गया है ना। ये हमारे क्या है? आहत सिक्के। आज सिक्के के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है सिक्के। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक, जो सिक्के कौन से धातु के थे, तो पहला हमारा चांदी का, दूसरा हमारा कौन सा था? तांबे का। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए गए। ये लगभग 500 साल पहले चलाए गए थे। और इसमें क्या थी मेन बात कि आहत सिक्के होते थे, मतलब कि इसको क्या ठोक पीट कर बनाया जाता था, कोई निशान उभारा जाता था, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि विनिमय के अन्य साधन की विनिमय के लिए क्या क्या चीज़ का उपयोग किया जाता था। विनिमय क्या होता है कि लेन देन करना एक तरह से। देखो, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ते हैं। खाते के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। खेतों के सफ़ेद धान जो हैं गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों के से जो है नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ये कविता है जो कुछ मतलब इतिहास में बताना चाह रहा है। चलो इधर देखते हैं, ये क्या है हमारा? नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। नगर जो थे अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, मतलब कई सारी गतिविधियां नगरों में हुआ करता था। क्या था? अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा हो गया हमारा, यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा? मथुरा, क्योंकि यह जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ठीक है, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर जो है किलेबंदी थी। इनमें जो है अनेक मंदिर थे, किलेबंदी थे और अनेक इसमें मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। वहाँ के लोग जो थे शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाने का कार्य करते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा में क्या काम हुआ करता था? तो बेटा मूर्ति बनाने का काम हुआ करता था। ठीक है, मथुरा जो है मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक,
तो एक पॉइंट ये नोट करने वाली है कि मथुरा में जो है मूर्तियां बनाने का काम हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले जो है मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। सो मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी भी रह चुकी है। कौन सी? दूसरी राजधानी। किसकी? कुषाणों की राजधानी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। आज भी मथुरा एक धार्मिक केंद्र है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर थे। मथुरा में क्या था? बौद्ध विहार। विहार हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पर जो है लोग बरसात के मौसम में छिप के रहा करते थे। ठीक है, जैन मंदिर वगैरह जो है मथुरा में पाए जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अभी भी मथुरा में अगर आप जाओगे तो कृष्ण की जो है मूर्तियाँ और उनके जो है लीलाओं का वर्णन कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है, मथुरा के जो है प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा के जो पत्थर के टुकड़े हैं और मूर्तियाँ हैं उन पे बहुत सारी चीज़ें जो है लिखे हुए हैं। अभिलेख मतलब लिखे हुए हैं। आमतौर पर ये जो है संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर क्या है? स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख जो है इन मूर्तियों पर देखने को मिलता है। प्राय जो शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। कौन करता था इस प्रकार के दान? तो जो शहरों में राजा रानी और अधिकारी रहा करते थे, व्यापारी, शिल्पकार रहा करते थे, ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो है इसमें दान किया करते थे। उदाहरण के लिए दे रखा है कि मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखा है कि मथुरा में जो अभिलेखों में चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसमें लिखा गया है कि सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले थे, माला बनाने वाले थे, इत्र बनाने वाले थे, इन सब ने जो है चीज़ों को दान किया है। उत्तरी काले चमके पात्र, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको पहले ये देख लेते हैं, शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में जान लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। जो पुरास्थल थे वहाँ से हमें क्या मिले हैं? शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें क्या क्या है? मिट्टी के बहुत सारे पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके जो है प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में कौन थे? वाराणसी, और दक्षिण में हमारा मदुरै थे, जो इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ जो है स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे। बहुत सारे शिल्पकार और व्यापारी क्या किया? अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा माल का वितरण करना। प्रशिक्षण देना, कच्चा माल जो है उपलब्ध करवाना और मालों को बंटवारा करना, ये काम उन सबका था। जबकि व्यापारियों का क्या काम था? श्रेणी व्यापार, जो श्रेणियाँ थी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ जो थी बैंकों के रूप में काम किया करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। ठीक है, इसमें पैसे लोग जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। क्यों करते थे इसका? तो लाभ के लिए किया जाता था। इससे उन्हें क्या होता था कि मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे कि क्या है, आज के टाइम में हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी हुआ करता था। जो लोग इनको धन देते थे, इन श्रेणियों को, वो क्या करते थे? जो भी मुनाफा ये कमाते थे, कुछ पोर्शन उनको भी, पैसे जमा करने वाले को भी दे दिया करते थे। अब उत्तरी काले चमकदार जो पात्र हैं वो क्या है, ये देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये एक कठोर चाक के द्वारा निर्मित। चाक क्या होता है? देखो, जो कुम्हार लोग होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, तो ये चाक होता है। चाक से निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते हैं, मतलब बर्तन होते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं कुम्हार? मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था? इस बर्तनों की बाहरी जो है सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। तब जो है ये बर्तन जो है चमकता था शीशों की तरह। आज नेक्स्ट क्या है हमारा? सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे? किस तरह से सूत कटता था, क्या नियम के द्वारा इसे बुनाई किया जाता था, इसके बारे में। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख हमने पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला अध्याय देख सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पद अधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। मतलब कि कारखानों में क्या सूत की कताई और बुनाई की जाती है प्रशिक्षित लोग के बीच में, ताकि चीज़ें खराब ना हो। ऊन हो गया, पेड़ों की छाल हो गई, कपास, पटुआ, सन की तैयारी करने के काम में
विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था जो ये काम कर सके। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार क्या पारिश्रमिक दिया जाता था, मतलब कि पैसे दिए जाते थे या भोजन या अन्न जो चाहिए होगा, इनको ज़मीन जो भी चाहिए होगा वो चीज़ दिया जाता था जितना काम किया है उस अकॉर्डिंग। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। मतलब जो लोग बाहर नहीं जा पाते थे महिलाएं, वो क्या करते थे, सामान घर पे मंगवा लेते थे और घर पे बना करके दे देते थे बना करके। वे औरत जो कारखानों तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती थी। ठीक है, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काट दिया जाता था। ठीक है, ये था उस टाइम का काम करने का तरीका। यहाँ पर आप पत्थर देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये क्या है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तन पर क्या होता था, ब्राह्मणी लिपि से अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें हम तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू के बारे में देखते हैं क्या है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। ठीक है, एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। ठीक है, अरिकामेडू में जो है जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। ऐसा मान जाता है कि यहाँ पे ईंटों से मेरा जो ढांचा मिला वो उसे हम गोदाम हो सकता है, ये हम मानते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा पात्र ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, टांगने के लिए चीज़ें होती हैं, मतलब कि कढ़ाई की तरह होता है। इनमें शराब या तो तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, ऐसा माना जाता है। इनमें दोनों तरफ क्या पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। मतलब कि मुहर लगे जो भी सांचा होता है उस पर चिकनी मिट्टी लगा देते हैं, गीली चिकनी मिट्टी, उस पर फिर हम मुहर से दबा देते थे ताकि हमारा जो है सांचा, मतलब कि वो चित्र जो है नीचे अंकित हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ठीक है, साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। मतलब कि छोटे छोटे कुंड मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कपड़ों की रंगाई का काम हुआ करता था। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ऐसा भी कई चीज़ें ऐसे मिले हैं, ऐसा माना जाता है, मतलब कई ऐसे भी अवशेष मिले हैं जिससे लगता है कि यहाँ पर जो है मनके बनाए जाते होंगे। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बैरिगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। चलो एक मतलब कि एक जो है यूनानी था, नाविक था, उसने एक विवरण में लिखा है। क्या लिखा है उसके बारे में हम जानते हैं। बैरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो, अगर मेरी वॉइस आपको डबल, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो बेटा आप जो है स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, राजा के द्वारा नियुक्त जो है कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ पर क्या जहाज ला सकते थे। बैरिगाजा में जो है शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन जो है कपड़े शामिल थे। ठीक है, व्यापार और व्यापारी, क्या व्यापार होता था, कौन व्यापारी हुआ करते थे, इसके बारे में थोड़ी सा देख लेते हैं। क्या उस समय की बात है। ठीक है, देखो बेटा, समय जो है मेरे पास भी बहुत कम होता है, बहुत सारे काम को निपटाना पड़ता है, तब जाके आप सबके लिए समय निकाल पाती हूँ। सो जो भी थोड़ा बहुत समय मिल पाता है उसमें मैं आपको एक वीडियो जो है रोज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो आप भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। देखो, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे, व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले जो है पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था, है ना। ये बहुत ही खूबसूरत बर्तन है। खासतौर पर इनकी जो कटोरियाँ तथा थालियाँ थी इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थल में से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ के व्यापारी जो थे इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है
देखो दक्षिण एरिया जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, अगर आपने जाना होगा पढ़ा होगा तो अंग्रेज यहीं पे सबसे पहले जो है आए थे, ठीक है। वार्थोलिगस पहले यहीं पर आया था, वार्थोलिगस केप ऑफ गुड होप तक आया था, ठीक है। वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं पर आया था, ठीक है। सो दक्षिण भारत जो है हमारा किस चीज़ के लिए फेमस है हमें पता है। भारत जो है सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च जो है, क्या क्या चीज़, भारत में सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध है दक्षिणी भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था वहाँ पर। व्यापारी जो है इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है। व्यापार से जुड़ी एक और कविता यहाँ पर दी हुई है, इसे भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बीच बीच में इन सब चीज़ों की भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी ये ना लगे कि मेरा जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया है एनसीईआरटी से, इसलिए मैं जो है हर एक चीज़ को रीड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आपको जो है सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपने जो है एनसीईआरटी खुद रीड कर ली है। चलो, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्व समुद्री तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का है उसका वर्णन किया गया है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्राह घोड़े, क्या क्या लाए गए, तेज तर्राह घोड़े लाए गए। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ लाई गई। हिमालय से मिले रत्न और सोना। दक्षिण की पहाड़ियों से क्या लाया गया, चंदन की लकड़ियाँ। दक्षिण सागर से क्या लाया गया, मोती। पूर्वी सागर से मूंगे। और देखो क्या क्या मतलब कि लाए गए हैं, सबको जो है एक पोएम में बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से आई गई है। गंगा और कावेरी की फसलें आई गई हैं। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यहाँ सारी चीज़ें जो है हमारे आयात किए गए हैं, ठीक है। सो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे, ठीक है। नाविक मतलब कुछ जो थे यहीं पर समुद्र के किनारे ही चलाए जाते थे, कुछ जो हमारे जो बंगाल के सागर और अरब सागर, हिंद महासागर थे, इसको जो है पार करके एक जगह से दूसरी जगह अपने देश ले जाया करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते थे। मानसूनी हवा जब चलती थी उसी समय ये आने को कोशिश करते थे यात्रा करें, ताकि इनको जो है मेहनत कम करनी पड़ती थी। अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे ताकि उन्हें जो है दबाव कम पड़े और आसानी से अपनी जो है जगह पे पहुंच जाए। इन लंबी यात्राओं के लिए उन्हें मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। समुद्री तटों से लगे राज्य, अब समुद्र तट से लगे कौन कौन से राज्य आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ गोवा हो गया, यहाँ केरल, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें जो हैं समुद्र से लगे तट हैं, ठीक है। गुजरात हो गया। सो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ये आप देख सकते हो तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है, बहुत सारे पठार है, पहाड़ है, नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, कावेरी का मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के जो है सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, ठीक है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि तीन मुखिया, ठीक है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक व्यापारी परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोर, चेर और पांड्य है, ठीक है। ये चोर, चेल और पांड्य, एक बार फिर देख लो, इसमें क्या था, ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया जाता था। वो कौन थे, चोर, चेर और पांड्य, ठीक है। चोर, चेल और पांड्य, एक बार और बोलो, चोर, चेर और पांड्य, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार कावेरी पट्टनम, दूसरा जो है पांड्य की राजधानी मदुरै, ठीक है। ये मुखिया जो है लोगों के से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये नहीं कहते थे मेरे को नियमित कर दो, ये क्या कहते थे, बोलते थे हमें उपहार दो। कभी कभी ये सैनिक हथियारों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ अपने समर्थकों को, रिश्ते नातेदारों को, सिपाहियों को, कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों में उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया
करते थे, जो ये सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे। इनसे लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है, सातकर्णी, इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा जो है दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था कि श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिम दक्षिण के तटों पर अपनी सेनाएं भेज रखी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा रेशम मार्ग के बारे में जान लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो रेशम मार्ग और कुषाण, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे परिचित कुषाण थे। ठीक है, कुषाण सबसे प्रचलित थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासक था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट से की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। ये हमारा रेशम मार्ग था, जिसपे जो है लोग कब्जा करके रखते थे, ताकि यहाँ से जो उन्हें बहुत सारे कर मिल जाते थे, क्योंकि मसालों का खेती हो गया, कपड़ों का खेती हो गया, हर तरह की खेती के लिए एक ही रास्ते का यूज़ किया जाता था, इन रास्तों का। ठीक है, समुद्री रास्ते का। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।